ये सीटेट आपका सेट नंबर कौन सा? 3 होगा कि 2? तीसरा होगा आज। सीटेट 3 है ईवीएस का। ईवीएस पार्ट 3। चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है। राधा के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि राधा को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई हो रही है, मतलब उनको लग रहा है कि पढ़ने में दिक्कत है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिनमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हो। कौन से पोषक तत्व होना चाहिए? ठीक है, तो विटामिन ए होना चाहिए प्रचुर मात्रा में। देखने में कठिनाई है तो सी ना होना चाहिए। यहाँ पे विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, या आँख का प्रॉब्लम, अगर आँख आपको मजबूत रखना है तो विटामिन ए चाहिए, ठीक है, सी नहीं। तो इस तरह से हम पहले से भी पढ़ चुके थे इसको, लेकिन यही को घुमा के पूछा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि घुमा के भी पूछेगा तो दिमाग लगाना है। आगे समझ में। ऐसे हम और भी कुछ विटामिन के बारे में आपको बता दे रहे हैं। रक्त के थक्का के लिए के होता है, ठीक है, और विटामिन ए से आँखों में मतलब प्रचुर मात्रा में हमको दिखाई देता है। और विटामिन ए की प्रचुर मात्रा कहाँ मिलेगा? तो खरबूजे में मिलता है, गाजर में मिलता है, इन सभी चीज़ों में जो है प्रचुर मात्रा में आपको विटामिन ए मिलता है। शरीर में विटामिन कुछ प्रकार के प्रोटीन के पूर्ण संश्लेषण में सहायक भी होते हैं, मतलब प्रोटीन को पचाने में भी, निर्माण करने में भी मदद करता है। शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है तो इससे कई प्रकार के रोग भी देखने को मिलता है, जैसे स्कर्वी हो जाना सी के कमी से, जैसे कमजोरी, थकान हो जाना, ये सारी चीज़ें हैं, दर्द होने लगना, ये सब विटामिन के कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से आपको याद रखना है कि शरीर में कमजोरी आता है, हड्डी में कमजोरी आएगा। हड्डी की कमजोरी विटामिन डी की कमी से होता है, और मांसपेशियाँ उस समय दर्द करने लग जाता है। जब हड्डी कमज़ोर होगा तो आपका मांस दुखाने लग जाएगा। आगे समझ में। अब देखिए 162 में, सॉरी 62 क्या कहा है, कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग आपके लिए कौन है? तो ध्यान रखेंगे कि हंगुल मृग दचीग्राम अभयारण्य है एक, ठीक है। दचीग्राम जो है, ग्राम या गांव कहिए, दोनों है, ग्राम ही होता है लेकिन यहाँ गांव लिखा हुआ है, तो इस बातों को ध्यान रखेंगे कि दचीग्राम में वन्य जीव अभयारण्य है जो आपको किसके लिए है? हंगुल के लिए है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। पूछा जाता है कि कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। एक राष्ट्रीय उद्यान है। सरिस्का, अगर सरिस्का की बात करें तो सरिस्का आपको ध्यान रखना है कि सरिस्का एक अभयारण्य है जो बाघ अभयारण्य है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। सरिस्का राजस्थान में पड़ता है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में पड़ता है, तो ये भी बाघ अभयारण्य है, उत्तराखंड के नैनीताल में, रामनगर के पास में है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। रानीखेत उत्तराखंड में ही है, हिल स्टेशन है ये, इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है क्योंकि इससे पूछा जा सकता है। आइए समझते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाली ओजोन परत का संरक्षण एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधित पहल है। तो ये तो लाइन कहा है कि हाँ, ओजोन पर्यावरण से संबंधित है। ओजोन परत का संरक्षण किस कारण प्रारंभ हुआ और इसका चुनाव कीजिए, मतलब कहाँ से शुरू हुआ है? तो आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल शुरू से ही सुनते आ रहे हैं, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से ही शुरू हुआ है। तो ये पर्यावरण संबंधी ओजोन के संरक्षण से संबंधित है। 1987 में यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता के तहत हुआ था। ये कनाडा में ये सम्मेलन हुए थे 87 में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। ओजोन परत जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो ये एक आपको ध्यान रखना है, ग्लोबल वार्मिंग के लेकर के भी टोक्यो प्रोटोकॉल हुआ था। तो याद रखिए, जब टोक्यो प्रोटोकॉल कहेगा तो आपको ग्लोबल वार्मिंग लगाना है, लेकिन ओजोन परत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लगाना है, इस बातों को ध्यान रखना है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस हम लोग मनाते हैं, इस बातों को ध्यान रखना है क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाए जाते हैं। वेटलैंड संरक्षण दिवस, मतलब वेटलैंड आर्द्र भूमि का मतलब होता है कि हमको जितने भी आर्द्र भूमि है उसका संरक्षण करना है। और सार्क की बात करें तो सार्क आपका जो है एक संगठन है जो 1985 में बना था।
बांग्लादेश की राजधानी में इसका जो ढाका है वहाँ इसकी मुख्यालय है। इसमें 8 कुल सदस्य हैं, इस बातों को भी ध्यान रखना। देखिए अगला प्रश्न क्या कहा है, वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता है, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है। मतलब ज़्यादा शहर बन गए हैं जिसके कारण अब ये पक्षी नहीं आ रहे हैं। तो वह चिड़िया कौन है? तो वह चिड़िया आपको ध्यान रखना है, ये गौराया है। ठीक है, गौराया को आप सुने होंगे, ये गौराया है। गौराया पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, लेकिन अब शहरीकरण होने से कम दिखाई देता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो वो मयूर है, गौराया नहीं है। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम पाबो क्रिस्टोटेस है, क्रिस्टेटस। इस बातों को ध्यान रखेंगे, क्योंकि वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम है, तो पाबो क्रिस्टेटस। कोयल, जिसको हम कोकिला या कुकुल पक्षी भी कहते हैं, और इसकी वैज्ञानिक नाम हम कहें तो यूडाइनेमिस एस्कोलोपेकस है। यूडाइनेमिस एस्कोलोपेकस के नाम से जाना जाने वाला कोयल है। और तोता भी एक पक्षी है जो लगभग 399 जातियां इसमें पाई जाती हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम सीटा सिफोर्मिस आप जरूर याद कर लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है सीटा सिफोर्मिस। ये बात आपको ध्यान रखना, वैज्ञानिक नाम। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर आप नावों का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं? मतलब नाव यातायात के साथ कौन जगह पे आप देखेंगे? तो इन्वायरमेंटल जहां आप जानते हैं वहां पे होगा। तो कश्मीर एवं केरल में आप नावों का यातायात साधन के रूप में आप देख सकते हैं। लद्दाख में तो नहीं चलता है, लद्दाख और कारगिल में नहीं चलता है, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया है। सिक्किम और दार्जिलिंग में भी पहाड़ी एरिया है, और दिल्ली और मिजोरम में भी पहाड़ी एरिया है। तो आपके सिंपल है, यहाँ तटीय इलाका है। कश्मीर में भी आप नदी है तो नदी के लेकर के हो सकता है। तो इस तरह से आप ऑप्शन से भी छांट सकते हैं। ठीक है, जहाँ पहाड़ी होगा वहाँ नाव कैसे चलेगा? नाव तो पानी में चलता है, तो तटीय इलाका में चलेगा, नहीं तो नदी जहाँ होगा वहीं चलेगा। आगे आइए समझ। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है, मतलब कीट को खाने वाला है? तो कीट के भक्षी पौधा जो है आपको ध्यान रखना है, कीट भक्षी में आ जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एजीरेटम। नहीं है, मतलब इसमें सब कीट भक्षी हैं, ये नहीं है। आगे समझ में, मतलब नेफेंथस भी है, सनड्यू भी है, और डायोनिया भी है। तो आपसे कभी पूछा जा सकता है कि कौन है, तो है वाला ज़रूर याद कर लेंगे। यहाँ पे नहीं में आपको आ जाता है एजीरेटम आपका कीट भक्षी नहीं है, ये सब कीट को खाने वाला है, आप ध्यान रखेंगे। पौधा जगत के 2 प्रकार में विभाजित किया गया है, एक क्रिप्टोगेमस और एक फेंड्रोगेमस। जैसा कि हम बताए हैं, क्रिप्टोगेमस में बिना फूल का होता है और फेंड्रोगेमस में फूल वाला होता है। तो ये बात हम बायोलॉजी में ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, इसीलिए थोड़ा सा बायोलॉजी भी आप देख लेंगे तो ज़्यादातर इन्वायरमेंट के लिए सही रहता है। गाजर एक पौधे का खाने योग्य जड़ भाग है, ये सारी चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। पत्ता गोभी पौधे के खाने योग्य वनस्पति कली है, वो एक प्रकार का कली है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। हाँ, पत्ता गोभी की बात किए, फूल गोभी की बात नहीं किए हैं। ठीक है, और घास का पौधा, पत्ता गोभी अलग होता है, फूल गोभी अलग होता है। ठीक है, तो इसलिए कली को हम खाते हैं उसके। और घास एक पौधा है जिसके आधार से संकरी पत्ती निकला होता है। तो याद रखेंगे, घास को हम पौधा कहते हैं, याद रखिएगा। आप पूछा जा सकता है कि घास को कहते हैं, झाड़ी कहते हैं, पौधा कहते हैं, ऐसे ऑप्शन में आ जाएंगे तो पौधा कहते हैं, क्योंकि बांस भी एक घास है। इस बातों को ध्यान रखें। घास शाकाहारी पौधे होते हैं। आइए समझते हैं अगले प्रश्न को। रानी को एक कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है जो कि
बहुत मजबूत और चटक रंग का है, मतलब उसका गुण दिया हुआ है यहाँ पे, नहीं छिद्र नहीं है, जलने पर गंध उत्पन्न करता है। ये सब कपड़ा की तो पहचान करना है कि वो कपड़ा कैसा हो जाएगा। पॉलिस्टर होगा। तो वो पॉलिस्टर ही होगा, सही है। पॉलिस्टर में ऐसा होता है, मजबूत होता है, ठीक है। और हाँ, यानी कहने का मतलब है जलने पर गंध देगा पॉलिस्टर। सभी जगह उपलब्ध है तथा इसके बहुत से उपयोग भी हैं। ऊंचे तापमान में नहीं पहना जा सकता है क्योंकि तापमान बढ़ने पर पॉलिस्टर गर्म हो जाता है। आगे समझ में? तो यहाँ पे ऊंचे तापमान से ही आप पकड़ सकते थे। आगे समझ में? चलिए, और भी चीज़ें हैं, आप जान लीजिए कि रेशम जो है ना प्राकृतिक प्रोटीन से बना होता है। रेशम प्राकृतिक प्रोटीन रेशा से बना है। रेशम के कुछ प्रकार के रेशे में वस्त्र बनाए जाते हैं। इन प्रोटीन रेशे में मुख्यतः आपको कौन सा प्रोटीन है, तो फिब्रोइन होता है। फिब्रोइन याद कर लीजिए, फिब्रोइन रेशा से बनता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है। प्रोटीन वाला जो रेशा है वो फिब्रोइन प्रोटीन उसमें होता है। ये रेशे कुछ कीड़ों के लार्वा से बनाया जाता है, मतलब कीड़ा के लार्वा से बनता है। भारत में कपड़ा उद्योग में कपास सबसे प्रसिद्ध सामग्री है, मतलब सबसे अच्छा अगर कोई सामग्री है कपड़ा के लिए तो कपास, जिससे सूती वस्त्र बनते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। भारत दुनिया का महत्वपूर्ण कपास उत्पादक देश है, मतलब एक समझिए कि एक अच्छा उत्पादक देश है कपास के मामले में, और इसीलिए भारत में सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। रेयॉन जो है पुनर्जीवित सेल्यूलोज से निर्मित एक तंतु है, फाइबर है वो, ठीक है। रेयॉन जो है ना ये पुनर्जीवित सेल्यूलोज से बना हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रेयॉन किससे बना है, क्योंकि इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों से किया जाता है। इसीलिए वास्तव में यह न तो पूरी तरह कृत्रिम तंतु है और न ही प्राकृतिक तंतु है। आगे समझ में? तो रेयॉन में ऐसा गुण है कि प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों ही गुण विद्यमान है, और ये सेल्यूलोज का बना हुआ है। यह अर्ध कृत्रिम तंतु माना जाता है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। आइए हम समझते हैं 68 को। यदि भिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान, तो इसको हम क्या कहेंगे? सहजीविता, परजीविता, सहकारिता। तो इसको हम परजीविता कहेंगे। एक को फायदा एक को घाटा हुआ तो परजीविता। जैसे कहने का मतलब है कि अगर आपके माथा में ढील है तो ढील को फायदा हो रहा है, आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो ये परजीवी, ढील जो है ना एक परजीवी होगा, जू जिसको कहते हैं। आगे समझे? तो परजीविता उसी को कहते हैं। सहजीविता में दोनों को फायदा होते हैं, ठीक है। सहजीविता जब दोनों जीवधारी के एक साथ फायदा हो जाए तो उसको हम सहजीविता कहते हैं। मतलब ये गुण ऐसे ही होते हैं। उदाहरण के लिए आप याद कर लीजिए, सहजीवी में लाइकेन सहजीवी है। आपसे पूछा जा सकता है कि लाइकेन है तो सहजीवी, क्योंकि लाइकेन जहाँ होगा वहाँ जिसके साथ होगा उसको भी फायदा पहुँचाता है, क्योंकि लाइकेन ल्यूगोमिनेसी कुल का है, ठीक है। इसके जड़ में ग्रंथि होता है और ये ग्रंथि नाइट्रीकरण, मतलब नाइट्रोजन को नाइट्रीकरण में बदल देता है, जिसके कारण पौधों को नाइट्रोजन मिल जाता है। आगे समझ में? क्योंकि अधिकतर पौधे को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, तो ये जो है लाइकेन जो होता है नाइट्रीकरण कर देता है नाइट्रोजन को, वायुमंडल के नाइट्रोजन को, जिसके कारण है कि अन्य पौधे को भी नाइट्रोजन मिल जाता है। तो क्या हुआ कि जिसके साथ ही भोजन प्राप्त कर रहा है। तो सहजीविता समझ गए कि सहजीवी हम किसको कह रहे हैं, और परजीवी भी समझ गए कि परजीवी किसे कह रहे हैं। तो इस तरह से आपको सहकारिता भी होता है कुछ, और कुछ सहभोजिता भी होता है। तो जब सहभोजिता आपको ध्यान रखना है कि सहभोजिता किसको कह रहे हैं। तो सहभोजिता में जो होता है कुछ समान भोजन होते हैं तो सहभोजिता होता है। सहकारिता समान साथ चलने वाला, काम चलने वाले को कह रहे हैं। अब यहाँ देखिए अगला क्या है, निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस आपको पता है कि ग्रीन हाउस गैस में कई गैसें हैं, ठीक है, जिसमें मेथेन भी ग्रीन हाउस गैस है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी आपका ग्रीन हाउस गैस है, और सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी ग्रीन हाउस गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। SO2 ग्रीन हाउस गैस में नहीं आते हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे, क्योंकि SO2 और NO2 जो है मिल करके अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेवार है, ये ग्रीन हाउस गैस में नहीं होते हैं।
तो आपको ये सारे चीज़ें हैं जो याद रखना चाहिए। ग्रीन हाउस गैस वातावरण जलवायु में परिवर्तन लाता है, ऊष्मा को बढ़ाता है अर्थात गर्मी को बढ़ाता है। इसमें सबसे ज़्यादा पृथ्वी को गर्म करने में उत्तरदायी अगर कोई है तो वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है, उसके बाद मेथेन है, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जलवाष्प भी है, ओजोन भी है। ये सारे गर्मी को बढ़ा रहे हैं, ये सारे के सारे ग्रीन हाउस गैस हैं। बट सबसे ज़्यादा आपको कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना है, जिसको हम CO2 कह रहे हैं। तो आशा करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। आइए समझते हैं हम 70 को। 70 में क्या कहा है कि निम्न में से कौन से पौधा का उपयोग डिब्बे बनाने में एवं मकान बनाने में होता है। डिब्बा और मकान बनाने में कौन पौधा का उपयोग होता है? तो ये बांस का होता है। आप बांस पढ़े हैं कि मकान बनाने में भी और डिब्बा बनाने में भी, कागज़ बनाने में भी होता है। इस बातों को बांस का काफ़ी उपयोग है। एक घास है, याद रखिएगा, घास ही ये पौधा है। चलिए आइए समझते हैं। निम्न में से कौन सा भोजन संबंधी आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करेगी? मतलब कार्बन को कम करने में कौन भोजन मदद करेगा? तो इसमें मदद करने वाला स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन। अगर अपना से उगाए हुए हैं तो उसमें जो है ना कार्बनीकरण कम होता है। ज़्यादातर अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जिसके कारण उसमें कार्बन कम होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अपना से बनाया, अपना से उपजाया हुआ भोजन, ठीक है। क्योंकि ये अगर हम मछली मांस खाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो क्या खाया हुआ है, जो खाया हुआ होगा कार्बन खाया हुआ होगा तो कार्बनिक पदार्थ हमारे शरीर में जाएगा ही। तो इस तरह से अपना से जो हम उपजाएंगे उसी में कम रहेगा। आइए देखते हैं। कर्क रेखा निम्न में से किस भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए ये पहले सेट में भी आप पढ़े हैं, इस सेट में भी आ गया, इसलिए आपके लिए कर्क रेखा आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। गुजरात आता है, राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, उड़ीसा आता है, झारखंड आता है, बिहार आता है, पश्चिम बंगाल आता है। ये सारे हैं जो आपके नहीं उड़ीसा नहीं आता, सॉरी उड़ीसा नहीं आता, सॉरी माफ़ कीजिएगा, उड़ीसा नहीं आता। उड़ीसा तो तटीय इलाका है, नीचे है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, हाँ ये वाला होगा सर। चलिए आइए देखते हैं। अब एक बार मैप पर देख लीजिएगा तो याद ही हो जाएगा। आइए, यहाँ बोला है एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपना उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रख सकता। इस कारण तुरंत ही उसे कम दामों पर बेचने का निर्णय कर लेता है। तो ये कह रहा है कि वह सूचना प्राप्त निर्णय लेने के लिए शिक्षित नहीं है। मतलब क्या चीज़ इसमें सही है या गलत है ये बोला है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, शीघ्र खराब होने वाला सामान होने के कारण संकटग्रस्त बिक्री। मतलब ये संकटग्रस्त बिक्री में मतलब जल्दी ख़राब हो जा रहा है, इसके कारण वो बेच ले रहा है, ठीक है। राइट आंसर यही होगा। किन पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली किसमें है? ऐसा पढ़े क्या आप लोग? हंसावर क्या होता है? हंसावर को एक बार देख लीजिएगा आप लोग फिगर, ठीक है। फ्लेमिंगो या हंसावर इसी को कहते हैं। पक्षियों में उल्लू अपनी गर्दन को आसानी से काफ़ी हद तक पीछे की ओर घुमा सकता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। चील, बाज तथा गिद्ध मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकता है। इस बातों को भी ध्यान रखना है कि मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक, मतलब अगर आप 1 कोस देख सकते हैं तो वो 4 कोस तक देख सकता है। इसीलिए बहुत ऊंचाइयों से वो हर चीज़ देख लेता है, कारण उसका यही है। हाँ, चील गिद्ध जो भी है उस प्रजाति के, वो बहुत ऊंचाई पर होते हुए भी नीचे देख लेता है। इसका कारण ये है कि उसका आँख कई गुना ज़्यादा देखने की सक्षम है। और उल्लू के बारे में भी बता ही दिए हैं। और थोड़ी से आप इस बात को भी ध्यान रखें, गिलहरी के दांत सदैव बढ़ते रहते हैं। हाँ, इसीलिए दांतों से काटने और कुतरने के कारण इसके दांत घिसते रहते हैं, इसीलिए वो काटने का हमेशा उसको मन करता है। अगर वो काटेगा नहीं सब दिन तो ऐसा मालूम चलेगा नहीं, ऐसा मालूम चलेगा कि वो दांत इतना बढ़ जाएगा कि उसका मुंह दोनों बंद हो जाएगा, खाना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए कुतर कुतर वो करेगा।
जहाँ गिलहरी है समझ लो कि कचरा जाएगा सब कुछ। आगे देख लीजिए, उस जोड़े की पहचान कीजिए जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण हैं। मतलब कीड़ा के लार्वा से कौन बना हुआ है ये बोला है। तो ये आपका है सूरी एवं झिल्ली। इल्ली सॉरी, झिल्ली का आगे इल्ली। हाँ, कीड़ों के सामान्य रूप से कीट वर्ग में रखा जाता है। इस बातों को ध्यान रखें, कीड़ा जो है कीट वर्ग में आता है। कीट जंतु के आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कीट किसके अंतर्गत आते हैं, तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। ये हम बायोलॉजी में भी पढ़ाए हैं, लेकिन अभी याद कर लीजिए। कीटों के पूर्ण रूपांतरण दौरान यह 4 दशाओं पर वर्धित होता है। मतलब 4 गो इसमें दशा होती है। कीड़ा का जब पूर्ण रूप प्रौढ़ अवस्था आता है तो उस अवस्था तक उसको 4 स्टेज से गुजरना पड़ता है। और स्टेज आपसे पूछा जा सकता है, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, अंतिम स्टेज, शुरुआती स्टेज, ऐसे करके पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, पहला स्टेज जो होगा अंडा का होगा। पहला अंडा देगा, ठीक है। अंडा के बाद लार्वा बनेगा, ठीक है, लार्वा। और लार्वा के बाद आपको ध्यान रखना है प्यूपा बनेगा, प्यूपा। और प्यूपा के बाद वो प्रौढ़ अवस्था में आएगा, प्रौढ़। तो आपसे पूछा जाएगा कि अंतिम अवस्था से पहले की अवस्था कौन है, तो प्यूपा, ठीक है। या पहली अवस्था से दूसरी अवस्था कौन है, तो लार्वा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये कीटों की अवस्था है। मक्खी सबसे अधिक बीमारी फैलाने वाला कीट है, इस बातों को भी ध्यान रखना है। जहाँ मक्खी फैल गया समझो कि वो बीमारी ही फैलाएगा। ईवीएस की प्रकृति है। आपसे पूछा है कि ईवीएस की प्रकृति, तो हम इससे पहले ही एकीकृत वाला बताए हुए हैं कि ईवीएस की प्रकृति एकीकृत होता है। कई 3 चीज़ों को मिला करके एकीकृत किया गया। ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है क्योंकि, ठीक है, थीम पर आधारित है क्योंकि थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त एवं अंतर संबंधित समझ को विकसित करता है। मतलब थीमे से पता चलता है कि बच्चे को क्या जानना है, इसीलिए अंतर समझ को विकसित करने के लिए थीम आधारित ईवीएस जो है ना, थीम आधारित कहा गया है। कक्षा 3 से 5 तक के ईवीएस के एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा को निम्न में से किसके अनुशंसा पर एकीकृत करता है। मतलब तीनों चीज़ों को, कौन कौन चीज़ है, तो पहला आपका विज्ञान हो गया, दूसरा सामाजिक विज्ञान हो गया और पर्यावरण शिक्षा हो गया। तीनों को कौन सा अधिनियम जो है ना एकीकृत किया है, तो यह एकीकृत किया है 2005, ठीक है, 2005। आइए समझते हैं अगले को। अगला बोला है कि एक ईवीएस की अध्यापिका के लिए अपनी ईवीएस कक्षा में निम्न में से कौन सी सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है। मतलब सबसे ज़्यादा परेशानी कौन में है, ये चीज़ बोला है। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा परेशानी आपको भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना, ठीक है। मतलब एक छात्र एक ढंग का है तो वो आसानी से बता देगा, लेकिन अलग अलग ढंग का है तो उस समय सबको बताने के लिए थोड़ा सा चुनौती सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है कि विद्यालय में सभी प्रकार के बालकों को बिना किसी भेदभाव को बताना। अब बिना कोई भेदभाव का तो हम जब बता रहे हो तो उस समय हमारे पास लैंग्वेज का भेदभाव हो सकता है कि किसी को ये लैंग्वेज, हम जो बोल रहे हैं सो लैंग्वेज पसंद है, तो किसी को हो सकता है कि ठेठी भाषा पसंद है। तो ऐसे में भेदभाव होने की संभावना ज़्यादा रहती है, जिसके कारण जो है चुनौती का सामना करना पड़ता। आगे समझिए। चलिए, किस प्रकार की सीखना ईवीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। मतलब ईवीएस कक्षा के लिए कौन उपयुक्त है, ऐसा बोला, डी छोड़ के सब ABC, ठीक है। ए और सी उपयुक्त है। विवरणों द्वारा नहीं सीखता है सर। स्वयं करके सीखना उपयुक्त है ईवीएस के लिए, और परिभाषा के द्वारा भी सीखते हैं लोग। विवरण द्वारा नहीं सीखते हैं और रट के नहीं सीखते। तो हो ही नहीं सकता। हाँ, अब देख लीजिए, 2 ही प्रकार है सीखने का ईवीएस में, याद कर लीजिए, परिभाषा के द्वारा और स्वयं करके। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 सभी बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पर बल देता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि निःशुल्क शिक्षा और
सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य रूप से बल कौन से अधिनियम दे रहा है? 2009। समाज में पिछड़े एवं निर्धन वर्ग की आवश्यकता को देखते हुए मध्याह्न भोजन की भी व्यवस्था किया गया है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध शिक्षा से है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। 1986 में इसका परिणाम आया था। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 कमरे एवं 2 शिक्षक, साथ में आवश्यक खिलौने, ब्लैक बोर्ड, नक्शे, चार्ट होने चाहिए। सुन लिए, ये अधिनियम के तहत आगे समझ में क्या क्या होना चाहिए। कम से कम कितने टीचर होना चाहिए आपसे पूछा जा सकता है, और कम से कम कितने कमरे होने चाहिए। आगे समझ में, ये बात पर गौर थोड़ा कर लेना। आइए समझते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। बोला है ईवीएस के पाठ्यक्रम हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं। तो आपका जो है चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं, ये थीम है। थीम है सर, थीम में तो आता है भोजन, यात्रा, हाँ, ये सब आता है। सुन लीजिए पहले। किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने अथवा किसी व्यावसायिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए किसी शिक्षालय द्वारा छात्रों के लिए उपलब्ध विषय जो है पाठ्यक्रम इस प्रकार का होगा। कैसा पाठ्यक्रम होगा? विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होगा, ठीक है। परंपरागत शास्त्रीय पाठ्यक्रम होगा, बाल केंद्रित होगा, कार्य केंद्रित होगा, जीवन की स्थिति पर आधारित पाठ्यक्रम होगा, व्यक्तिगत क्षमता को विकास करने वाला होगा, सामाजिक सहभागिता को विकास करने वाला होगा। ऐसे पाठ्यक्रम होंगे और ये सारे थीम पर आधारित होते हैं। पशुओं के संरक्षण के विषय में विषय पर छात्रों को संवेदित करने के लिए किसी नीति की खोज कीजिए। तो छात्रों को संवेदित करने के लिए नीति का खोज करना है बोला है। तो यह नीति जो है आपको कहानी और विवरण में होगा, यह आपको हास्य चित्र पट्टिया में होंगे, और यह जो है आपका कविताएं में भी नीति देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरह से नीति आपको यहीं पे मिलेगा। प्रयोग में तो आपको नीति नहीं साइंस होगा, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आइए समझते हैं हम। कक्षाओं में ईवीएस के क्रियाकलापों का संचालन करने का उद्देश्य। ईवीएस का संचालन करने का क्या उद्देश्य है? तो ईवीएस के संचालन करने का उद्देश्य है, आपको ध्यान रखना है कि छात्रों को अन्वेषण एवं अवलोकन अवसर प्रदान किया जाए। तो अवसर दिया ही जाना चाहिए, तभी संचालन होगा। छात्रों में क्रियात्मक कौशल बढ़ाना चाहिए, ठीक है। छात्रों में सौंदर्य बोधि संवेदना विकसित करनी चाहिए, तो सही है। छात्रों में को संबंधित विषय वस्तु स्मरण कराने में मदद करना चाहिए। तो ये आपका ईवीएस में नहीं आता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। स्मरण कराने मतलब स्मरण कराने के लिए ज़रूरत नहीं है, छात्र खुद स्मरण करेंगे। छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्न उनकी ईवीएस शिक्षा प्राप्ति का महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि मतलब शिक्षा प्राप्ति का महत्वपूर्ण सूचक माना जा रहा है। अगर कोई छात्र प्रश्न कर रहे हैं तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण मुख्य रूप से कारण ये है कि प्रश्न छात्रों के ज्ञान का आकलन में मदद करता है, ठीक है। ये भी सही है कि वो अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान करते हैं, और ये भी सही है कि प्रश्न छात्रों के सीखने के प्रति जिज्ञासा सूचक है। प्रश्न छात्रों की क्रियात्मक कौशल का मूल्यांकन नहीं करता है। क्रियात्मक कौशल का मूल्यांकन प्रश्न से नहीं होता है, क्योंकि प्रश्न तो प्रश्न किया है ना, अभी बच्चा किया कि नहीं किया इसका क्या गारंटी है। तो प्रश्न करने से इसका मतलब ये नहीं है कि उसको क्रियात्मक ज्ञान हो चुका है। बात समझ में आ गया? तो इस तरह से आपका 3 मतलब इस ABC होगा। चलिए, ईवीएस का विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए समाधान का विश्लेषण करता है। विश्लेषण एक प्रक्रिया कौशल है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया कौन सी है ये बोला है। तो विश्लेषण जो है आपको ध्यान रखना है कि विश्लेषण आपका हो जाएगा प्रक्रिया कौशल है,
विश्लेषण, क्योंकि बिना प्रक्रिया के विश्लेषण नहीं हो सकते हैं। और साथ में संज्ञानात्मक प्रक्रिया भी है, ठीक है। उत्पादक प्रक्रिया नहीं है, विश्लेषण में उत्पादक प्रक्रिया नहीं है, और मनोसामाजिक कौशल भी नहीं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आंसर इसका ए है, लेकिन ए बी दोनों प्रक्रिया होंगे। आगे देखिए, पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षकों के अतिरिक्त निम्न में से कौन ईवीएस की शिक्षा का एक अच्छा साधन हो सकता है। तो ईवीएस शिक्षा का एक अच्छा साधन आपको ध्यान रखना है, समाचार पत्र हो सकता है, और समुदाय का सदस्य हो सकता है, कविता नहीं हो सकता है, क्रियाकलाप नहीं हो सकता। ईवीएस के लिए क्रियाकलाप जरूरी नहीं है और कविता जरूरी नहीं है। ईवीएस के लिए समाचार पत्र जरूरी है, समुदाय सदस्य जरूरी। राइट आंसर सी होगा इसका। आइए समझते हैं, निम्न में से कौन से विषय की चर्चा ईवीएस की इस कक्षा में होगी। कौन विषय की चर्चा ईवीएस कक्षा में होगी। तो ईवीएस की कक्षा में आपको ध्यान रखना है, पेट्रोल की दर की चर्चा हो सकती है, ठीक है। पशुओं का संरक्षण होगी, और जल आपदा के बारे में भी होगी। बीज अंकुरण में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण की बात नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा कि पर्यावरण संतुलन बनाए हेतु ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज चक्र का प्रवाह होता रहता है। ऊर्जा प्रवाह और खनिज प्रवाह परितंत्र का एक हृदय है। जल भारी और पेट्रोल हल्का होता है, ये एक दूसरे में अमिश्रणीय है, मतलब मिलते नहीं हैं। यही कारण है कि पेट्रोल ऊपर पर आ जाता है और वह जलता रहता है। इसीलिए जब पेट्रोल में आग लगती है तो बुझाने में जो है आग मतलब प्रभावकारी पानी नहीं है। आप कितना भी पेट्रोल से आग लगा है तो आप पानी डालते रहिए, वो नहीं बुझेगा। तालाबों में स्थित पौधा की संरचना अन्य पौधे से भिन्न होती है। उनका तना लंबा, खोखला और हल्का होता है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि तालाबों के पौधा का गुण हो सकता है तो वो लंबा होंगे, खोखला होंगे, हल्का होंगे, मतलब अन्य पौधा से अलग होगा। तालाबों के वातावरण के अनुकूल रखने के लिए पौधे की संरचना इस प्रकार की होनी चाहिए। इस बातों को ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा ईवीएस के मूल्यांकन में सामाजिक कौशल का सूचक हो सकता है। तो सामाजिक कौशल का सूचक आपका साझा करना और मिलकर कार्य करना। रंगों के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत करना उपयुक्त वाक्यांश इंगित करता है। ये सीखने का उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, सीखने का दक्षता, सीखने की प्रक्रिया। तो ये सीखने का उद्देश्य को इंगित करता है, सीखने के उद्देश्य को इंगित करता है। सामान्य उद्देश्य तो है नहीं, सीखने की दक्षता की बात नहीं करता है। और लास्ट प्रश्न आपका है, देख लीजिए, प्लस शिक्षिका द्वारा उसके ईवीएस छात्रों को मूल्यांकन उनके अवलोकन द्वारा उनसे प्रश्न पूछकर चित्रों बनाने में उनकी भागीदारी तथा विचार विमर्श में हिस्सा लेने एवं उसके उपरांत द्वारा इकाई परीक्षण यह दर्शाता है। मतलब इस तरह के परीक्षण क्या दर्शाते हैं, तो शिक्षिका विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग करती है। विद्यालय में जो निर्धारित है उसी का प्रयोग कर रही है। इसीलिए इस बात को आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं इसको समझ गए हैं। देख देख करके बराबर क्लियर करते रहे।